हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। आइए अब उच्चतम न्यायालय से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चन आंसर के वन लाइनर फॉर्म में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कब स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो उल्लेख है भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी क्षेत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति पूरी नहीं होती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो वह है 10 वर्षों तक होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो वह आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो वे जारी करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो पहले 7 थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो वह है 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वह संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वे थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह प्राप्त है संसद को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो वह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। भारत के न्यायपालिका हैं, स्वतंत्र हैं भारत की न्यायपालिका, और भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो वह जनहित याचिका से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 122 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है। इसमें बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो वह अनुच्छेद 137 के तहत करता है। PIL है, PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो वह अनुच्छेद 143 के तहत। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो वह उच्चतम न्यायालय को है। न्याय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जाता है? तो वह किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी करता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है? तो जब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांगता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वे हीरा लाल जे कान्या जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता? तो वह केशवानंद भारती वाद में ऐसा बोला गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? वे YV चंद्रचूड़ जी थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वे फातिमा बीबी थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 129 के तहत। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा शामिल किया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? वे PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। वे संसद में महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो वह संचित निधि से आहरित होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी पीठ किस केस की बनी थी? तो वह गोलकनाथ केस की थी। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो वह मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सुरक्षात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो वह अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आइए अब उच्चतम न्यायालय से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में प्रेजेंट में 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो वह सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा है? तो वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो वह भारत के संचित निधि से दी जाती है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो वह दिल्ली है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वह 1916 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है तो वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो वह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 में स्थापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वह बिलासपुर में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वे थी अन्ना चंडी जी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वे थी लीला सेठ। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर की जाती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह संसद को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वे राष्ट्रपति करते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो वह भारत के राष्ट्रपति को है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो वह आयु है 62 वर्ष। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।